हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, इमेजिंग विद एक्सरेज टॉपिक पे। अब 21st क्वेश्चन से जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 21st क्वेश्चन से। 21st क्वेश्चन है हमारा एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स। एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स पे बेस्ड हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिटरमाइन द ऑपरेशनल लिमिट्स ऑफ द एक्सरे इक्विपमेंट। तो एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स जो होती है, क्या वो हमें बताती है कि ऑपरेशनल लिमिट्स क्या होगी एक्सरे इक्विपमेंट की, कि कितनी एक्सपोजर लिमिट्स को हमें यूज़ करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्सपोजर रेटिंग्स होती है वो हमें बताती है कि मैक्सिमम ऑपरेशनल सेटिंग्स हमें क्या यूज़ करनी है, ठीक है, ताकि जो हमारी एनोड है और जो हमारा ट्यूब हाउसिंग है, एनोड और ट्यूब हाउसिंग जो है उसको डैमेज ना हो, ठीक है। एक्सपोजर रेटिंग्स बताता है कि मैक्सिमम ऑपरेशनल लिमिट, मतलब कि ऑपरेशनल लिमिट का मतलब है यहाँ पे कि हम मैक्सिमम एक्सपोजर फैक्टर्स कितना यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एमएस, केवीपी, टाइम, ये हम कितना यूज़ कर सकते हैं ताकि जो एनोड है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब है, उसको डैमेज ना हो। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, मे बी इलस्ट्रेटेड ग्राफिकली। जो हमारी एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स होती हैं उनको हम बिल्कुल ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग चार्ट्स बोलते हैं। जिसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रेटिंग चार्ट्स। इस टाइप से जो हमारी ट्यूब होती है उनके क्या आते हैं, चार्ट्स आते हैं, ठीक है, उनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और डिफरेंट ट्यूब्स होती है उनका जो रेटिंग चार्ट होता है वो क्या होता है हमारा डिफरेंट होता है। और ये हमें क्या बताता है, मैक्सिमम परमिसिबल मिली एम्पियर जो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम एम हम कितना यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम एम कितना हम यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम में पीक केवीपी पर्टिकुलर एक्सरे ट्यूब और फोकल स्पॉट साइज के लिए हम कितना यूज़ कर सकते हैं, वो ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया जाता है इसके थ्रू। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फोकल स्पॉट साइज। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है, क्योंकि जो एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स होती है वो फोकल स्पॉट साइज के इंडिपेंडेंट नहीं होती। जो हमारी रेटिंग्स होती है, रेटिंग चार्ट होते हैं, वो हमारे फोकल स्पॉट साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो फोकल स्पॉट की साइज़ होती है उसका इफेक्ट हमारा किस पे पड़ता है, ट्यूब करंट पे। ट्यूब करंट से डिपेंड करती है फोकल स्पॉट की साइज़, ठीक है। तो इसलिए फोकल स्पॉट साइज जो है वो जो रेटिंग चार्ट है हमारे एक्सपोजर रेटिंग्स है वो फोकल स्पॉट साइज पे डिपेंड करते हैं, उसके इंडिपेंडेंट नहीं होते। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन द एनोड रोटेशन स्पीड। जो एक्सरे एक्सपोजर रेटिंग्स जो होती है क्या वो डिपेंडेंट होती है रोटेशन स्पीड पे, बिल्कुल डिपेंडेंट होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, एक्सपोजर रेटिंग्स आर द सेम फॉर सिंगल एंड रिपीटेड एक्सपोजर्स। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। जो एक्सपोजर रेटिंग्स होगी वो सिंगल और रिपीटेड एक्सपोजर के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि जो अगर रिपीटेड एक्सपोजर है, हम बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेस एक्सपोजर फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम लेस एक्सपोजर जो हमारे फैक्टर्स होंगे उनका यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रिपीटेड एक्सपोजर कर रहे हैं और एक्सपोजर फैक्टर्स जो हैं वो भी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा हीट एक्यूमुलेशन होगा, हीट का जो एक्यूमुलेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा एनोड के अंदर, और एनोड जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगी। इसलिए सिंगल और रिपीटेड एक्सपोजर का जो हमारा रेटिंग होता है, एक्सपोजर रेटिंग होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, रिगार्डिंग पेशेंट डोज इन रेडियोग्राफी। पेशेंट डोज से रिलेटेड जो है हमें 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एंट्रेंस सरफेस डोज टू एग्जिट डोज इज सिमिलर इन मोस्ट रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस। ये बोल रहा है कि जो एंट्रेंस सरफेस डोज होती है, मतलब कि जो डोज हमारी सरफेस पे एंटर कर रही है, ठीक है, और जो डोज एग्जिट कर रही है, इन दोनों का जो रेशियो, एंट्रेंस सरफेस डोज और एग्जिट डोज का जो रेशो होता है, ये क्या होता है हमारा, ज़्यादातर रेडियोग्राफिक जो एग्जामिनेशंस होते हैं क्या उनके लिए सिमिलर होता है। तो ऐसा नहीं है, सिमिलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे अगर हम डिफरेंट टाइप का एग्जामिनेशन करें, जैसे अगर हम पीए चेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसका ईएसडी और एग्जिट डोज का जो रेशो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। पीए के लिए जो इनका रेशो होता है वो होता है हमारा 10, जबकि अगर हम
लेटरल लंबर स्पाइन रेडियोग्राफी परफॉर्म करें तो उसके अंदर एंट्रेंस सरफेस डोज और एग्जिट डोज का जो रेशो होता है वो होता है लगभग 5000। तो इसलिए डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस सरफेस डोज और एग्जिट डोज का जो रेशो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द फिल्म डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इमेज इन द फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी इज इन द रेंज ऑफ 0.2 to 0.5 माइक्रोग्रे। फिल्म डोज जो कि रिक्वायर्ड होती है इमेज प्रोड्यूस करने के लिए फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी में वो 0.2 से 0.5 माइक्रोग्रे होती है। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमें रिक्वायर्ड होती है डोज वो होती है हमारी 3 माइक्रोग्रे। इसलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। इंक्रीजिंग MAS इंक्रीजेज द एग्जिट डोज एंड द एंट्रेंस सरफेस डोज प्रोपोर्शनेटली। ये बोल रहा है अगर हम MAS को इंक्रीज करेंगे तो एग्जिट डोज और एंट्रेंस सरफेस डोज जो है वो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। MAS को इंक्रीज करने पर एग्जिट डोज और एंट्रेंस सरफेस डोज प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। इंक्रीजिंग द ट्यूब KV इंक्रीजेज द रेशो ऑफ एंट्रेंस सरफेस डोज टू एग्जिट डोज। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि अगर KV को इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एंट्रेंस सरफेस डोज और जो एग्जिट डोज का जो रेशो होगा वो हमारा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम KVP को इंक्रीज करते हैं, KVP को इंक्रीज करने पे क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है बीम की वो इंक्रीज होती है। ठीक है, बीम की पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज होगी तो एंट्रेंस डोज जो होगी हमारी लोअर एंट्रेंस डोज हमें रिक्वायर्ड होगी टू प्रोड्यूस दी सेम एग्जिट डोज। तो इसलिए जो है दोनों का रेशो जो होता है वो क्या होता है, हमारा जो दोनों का रेशो जो होता है वो इंक्रीज नहीं होता KVP को इंक्रीज करने से। अगली स्टेटमेंट देखते हैं। इंक्रीजिंग फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस द रेशो ऑफ एंट्रेंस सरफेस डोज टू एग्जिट डोज। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो बीम जो होती है वो मोर पेनिट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि फिल्ट्रेशन से क्या होता है, हमारी इफेक्टिव डोज इंक्रीज हो जाती है। तो जो ESD का और जो एग्जिट डोज का जो रेशो है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पेशेंट डोज इन रेडियोग्राफी कैन बी रिड्यूस्ड बाय। पेशेंट डोज जो है रेडियोग्राफी में हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। इंक्रीजिंग दी फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। अगर हम फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। फोकस टू फिल्म डिस्टेंस का मतलब है कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स से लेकर फिल्म तक का डिस्टेंस, अगर सोर्स के लिए हम फोकस यूज़ करें और ये हमारी फिल्म है, तो फोकस से फिल्म डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हमारी पेशेंट डोज जो है वो रिड्यूस होगी रेडियोग्राफी में। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, डिस्टेंस को इंक्रीज करने से क्या होगा, डिस्टेंस को इंक्रीज करने से प्रोपोर्शनेटली हमें MAS को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और डिस्टेंस इंक्रीज करने से MAS तो इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि स्किन डोज जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। स्किन डोज जो होती है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि जब हम FFD को इंक्रीज कर रहे हैं तो FFD को इंक्रीज करने से बीम जो है वो क्या होगी, ज़्यादा डाइवर्स होगी। ठीक है, बीम ज़्यादा डाइवर्स होगी तो ज़्यादा सरफेस एरिया पे वो क्या करेगी, पेशेंट के ऊपर ज़्यादा सरफेस एरिया पे स्प्रेड करेगी। तो इसलिए जो हमारी डोज जो होती है डीपर टिश्यूज़ में वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है FFD इंक्रीज करने से। तो फिर FFD इंक्रीज करने से पेशेंट डोज क्या होगी, हमारी रिड्यूस होगी। अगला देखते हैं। पेशेंट डोज इन रेडियोग्राफी कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंप्रेशन। कंप्रेशन से पेशेंट डोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर इसको यूज़ करते हैं कंप्रेशन को। अगर हम कंप्रेशन करेंगे, कंप्रेशन करने से क्या होगा, हमारा कंप्रेशन करने से जो टिश्यू की थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। थिकनेस जो है हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कंप्रेशन से थिकनेस रिड्यूस होगी और थिकनेस रिड्यूस करने से क्या होगा, थिकनेस रिड्यूस होगी और लेस एक्सपोजर हमें रिक्वायर्ड होंगे। अगर थिकनेस कम है तो लेस एक्सपोजर फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे, और लेस एक्सपोजर फैक्टर्स यूज़ करेंगे तो स्कैटर रेडिएशन भी क्या होगी, हमारी कम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कंप्रेशन से थिकनेस कम हो जाएगी तो एक्सपोजर फैक्टर्स कम होंगे, और थिकनेस कम होने से स्कैटर रेडिएशन जो होगी वो भी हमारी कम प्रोड्यूस होगी। तो इसलिए कंप्रेशन से पेशेंट डोज होती है वो रिड्यूस होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं। पेशेंट डोज का हम कॉलिमेशन से कम कर सकते हैं, बिल्कुल कम कर सकते हैं। जैसे कॉलिमेशन में क्या होगा, हमारा फील्ड साइज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। पहले हमारा लार्ज फील्ड साइज था, इसको हमने रिड्यूस कर दिया। अब हमारा एरिया जो है वो कम हो गया। एरिया कम हो गया तो स्कैटर रेडिएशन भी कम प्रोड्यूस होगी, तो पेशेंट डोज भी कम लगेगी। ठीक है, और वैसे भी जितना कम एरिया होगा उतनी कम डोज हमें पेशेंट को लगेगी। तो कॉलिमेशन से भी पेशेंट डोज जो होती है वो रिड्यूस होती है। अगला, यूजिंग अ सेकेंडरी रेडिएशन ग्रिड। अगर हम ग्रिड का यूज़ करें तो क्या पेशेंट डोज रिड्यूस होगी,
नहीं, ग्रिड के यूज़ करने से पेशेंट डोज जो होगी वो बल्कि इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम ग्रिड का यूज़ करेंगे तो हमें एक्सपोजर फैक्टर्स जो होगा पेशेंट के लिए वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पेशेंट डोज होगी वो इंक्रीज़ होगी ग्रिड को यूज़ करने से। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, क्या पेशेंट डोज रिड्यूस होगी हमारी एयर गैप टेक्निक को यूज़ करने से? नहीं, क्योंकि अगर हम एयर गैप टेक्निक का यूज़ करेंगे, एयर गैप टेक्निक का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा हमारा कि जो हमारा ट्यूब आउटपुट है उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमारी पेशेंट डोज होगी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो एयर गैप टेक्निक से भी हम पेशेंट डोज जो है उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन लिविंग द पेशेंट इज डिक्रीज्ड बाय। जो हमारे अमाउंट ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन जो कि पेशेंट से निकल रही है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? डिक्रीजिंग द ट्यूब केवी। अगर हम क्या ट्यूब केवी को डिक्रीज करेंगे तो स्कैटर्ड रेडिएशन जो पेशेंट से निकल रही है वो रिड्यूस हो सकती है। यस, बिल्कुल रिड्यूस होगी अगर हम ट्यूब केवी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर हम केवीपी को केवीपी को रिड्यूस करेंगे तो केवीपी रिड्यूस करने से क्या होगा हमारा जो स्कैटरिंग जो होगी वो रिड्यूस हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी रिड्यूस हो जाएगी। तो जो स्कैटर रेडिएशन है वो अमाउंट ऑफ स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिड्यूसिंग द फील्ड एरिया बाय कॉल्यूमेशन। अगर हम फील्ड एरिया को रिड्यूस करेंगे कॉल्यूमेशन से तो भी स्कैटर रेडिएशन कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फील्ड साइज रिड्यूस हो जाएगी। अगला देखते हैं, कंप्रेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का कंप्रेशन करने से भी पेशेंट स्कैटर रेडिएशन कम होगी, क्योंकि जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, और अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग भी क्या हो जाएगी हमारी? रिड्यूस हो जाएगी। अगला देखते हैं, यूजिंग अ रेडिएशन ग्रिड। अगर हम क्या ग्रिड का यूज़ करेंगे तो पेशेंट डोज रिड्यूस होगी, पेशेंट डोज तो इंक्रीज होगी, लेकिन क्या स्कैटर रेडिएशन कम होगी? लिविंग दी पेशेंट। जो अगर हम ग्रिड का यूज़ करते हैं तो स्कैटर रेडिएशन जो कि रिसेप्टर पे जा रही है वो तो रिड्यूस होती है, लेकिन पेशेंट से निकलने वाली जो स्कैटर रेडिएशन होती है वो क्या होती है हमारी? ज़्यादा होती है। जो ग्रिड होती है उसको हम प्लेस करते हैं किस किस के बीच में? पेशेंट के और इमेज रिसेप्टर के बीच में। ये है हमारी ग्रिड, इसको हमने पेशेंट के और इमेज रिसेप्टर के बीच में प्लेस किया है। तो ग्रिड क्या करती है? पेशेंट से जो स्कैटर रेडिएशन निकलती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और फिल्म पे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन ना पहुँचे उसका ये काम करती है। लेकिन पेशेंट से निकलने वाली स्कैटर रेडिएशन को कंट्रोल नहीं करती ग्रिड, तो इसलिए ये क्या है हमारी? इनकरेक्ट है। यूजिंग द एयर गैप टेक्निक। एयर गैप टेक्निक से भी हम पेशेंट से निकलने वाली स्कैटर्ड रेडिएशन डोज को रिड्यूस नहीं कर सकते। इमेज रिसेप्टर पे जो हमारी स्कैटर रेडिएशन पहुंच रही है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट से निकलने वाले रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि एयर गैप टेक्निक में हम क्या करते हैं, अगर ये हमारा पेशेंट है, ये हमारा सोर्स है रेडिएशन का, ये हमारा क्या है? पेशेंट है। ठीक है, ये हमारा पेशेंट है, और इससे क्या निकल रही है हमारी? रेडिएशन निकल रही है। पेशेंट से टकराने के बाद हमारी रेडिएशन निकल रही है, ये जा रही है हमारी इमेज रिसेप्टर के पास। अब हम क्या करते हैं कि जो ये पेशेंट का और इमेज रिसेप्टर का डिस्टेंस है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो स्कैटर रेडिएशन होगी वो रिसेप्टर तक नहीं पहुंचेगी। पेशेंट का और इमेज रिसेप्टर का डिस्टेंस इंक्रीज करने से जो स्कैटर रेडिएशन है हमारी वो क्या होगी? साइड हो जाएगी रिसेप्टर तक, तो सिर्फ जो प्राइमरी रेडिएशन होगी वही रीच करेगी। तो एयर गैप टेक्निक से हम पेशेंट से निकलने वाली स्कैटर रेडिएशन को तो रिड्यूस नहीं कर सकते, बट हाँ इमेज रिसेप्टर पे पहुंचने वाली स्कैटर रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्कैटर रेडिएशन लिविंग द पेशेंट, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंक्रीजिंग द फोकस टू फिल्म डिस्टेंस वाइल कीपिंग द फिल्म एक्सपोजर कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि अगर हम फोकस टू फिल्म डिस्टेंस जो है उसको कांस्टेंट रखें, ठीक है, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को हम क्या करें? इंक्रीज करें, और एक्सपोजर कांस्टेंट जो है उसको कांस्टेंट रखें, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सब से? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको देना है कि इसके अंदर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेडिएशन ग्रिड। रेडिएशन ग्रिड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ 0.05 to 0.07 mm लेड स्ट्रिप्स। जो ग्रिड होती है हमारी वो 0.05 से 0.07 mm लेड स्ट्रिप्स की बनी होती है, ये क्या है हमारी करेक्ट है। अगली, द लाइन डेंसिटी ऑफ अ ग्रिड इज़ यूजुअली 12 to 16 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब कि 12 से 16 ग्रिड लाइंस प्रेजेंट होती है 1 सेंटीमीटर के अंदर। ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है।
लाइन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी लेड स्ट्रिप्स जो है 1 सेंटीमीटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर 40 लाइंस प्रेजेंट है, ग्रिड स्ट्रिप्स 40 ग्रिड स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, तो उसकी जो लाइन डेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी 40। अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर, अगर ये हमारा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस और इसमें 50 ग्रिड स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, तो इसकी जो है लाइन डेंसिटी कितनी हो जाएगी 50। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन डेंसिटी। और जो यूजुअल लाइन डेंसिटी होती है हमारी ग्रिड के अंदर, वो कितनी होती है हमारी 30 to 80 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 30 to 80 सेंटीमीटर, 30 to 80 लाइन डेंसिटी पर सेंटीमीटर होती है। और टिपिकली जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम यूज़ कितनी 40। ठीक है, एग्जैक्ट पूछे तो 40, और यूजुअली 30 से 80 के बीच में होती है हमारी लाइन डेंसिटी। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द गैप बिटवीन द लैड स्ट्रिप्स आर फिल्ड विद एयर। ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो गैप होता है लैड स्ट्रिप्स के बीच में वो या तो एल्यूमिनियम से या फिर कार्बन फाइबर से या फिर प्लास्टिक से, इन सब से फिल किया जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द ग्रिड रेशो इज द रेशो ऑफ द डेप्थ ऑफ द इंटरस्पेस चैनल डिवाइडेड बाई इट्स विड्थ। ग्रिड रेशो क्या होता है हमारा, जो हमारी ग्रिड स्ट्रिप होती है उसकी हाइट अपॉन ग्रिड्स जो है हमारी, इस तरीके से हमारी ग्रिड स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारी लैड की ग्रिड स्ट्रिप है, इनके बीच में ये इंटरस्पेस प्रेजेंट है। अगर हाइट जो है वो ग्रिड की h और बीच का जो इनका डिस्टेंस है वो d है, तो ग्रिड रेशो क्या होता है, हाइट ऑफ द ग्रिड स्ट्रिप अपॉन द डिस्टेंस, इंटरस्पेस का जो डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड रेशो बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट है उसके अंदर भी यही बोल रहा है कि रेशो ऑफ द डेप्थ ऑफ द इंटरस्पेस चैनल डिवाइडेड बाई इट्स विड्थ। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, और टिपिकल ग्रिड रेशो इज 30:1 to 80:1। ये वाली हमारी क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो टिपिकल ग्रिड रेशो होता है वो कितना होता है हमारा, यूजुअली 8:1 होता है। ठीक है, और जो हमारी हाई ग्रिड रेशो होता है वो होता है हमारा 12:1 से लेकर होता है हमारा 16:1 तक, और यूजुअली होता है 8:1। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, 30:1 और 80:1 नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंसर्निंग रेडिएशन ग्रिड्स। रेडिएशन ग्रिड से रिलेटेड फिर से हमारी 5 स्टेटमेंट है और बताना है इनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। अ पैरेलल ग्रिड इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी। ये बोल रहा है कि पैरेलल ग्रिड जो होता है उसको फोकस किया जाता है इन्फिनिटी पे। पैरेलल ग्रिड क्या होती है, जिसके अंदर हमारी जो लेड स्ट्रिप्स होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलली अरेंज्ड होती है। ठीक है, और ये वाली जो स्टेटमेंट है कि पैरेलल ग्रिड जो होती है उसको फोकस किया जाता है इन्फिनिटी पे, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये इसका मतलब है कि अगर हम एक्सरे ट्यूब जो है हमारी, एक्सरे ट्यूब को अगर हम इन्फिनिटी पे लोकेट कर दें, इनफाइनाइट पोजीशन पे रखें हम एक्सरे ट्यूब को, तो जो उसमें से रेडिएशन बीम निकलेगी वो क्या होगी, हमारी जो रेडिएशन बीम निकलेगी, ठीक है, ये हमारी लेड की ग्रिड स्ट्रिप्स हैं और हमारी एक्सरे ट्यूब जो है वो इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, तो उसमें से जो हमारी रेज आएगी वो क्या होगी, हमारी पैरेलल होगी इन लेड स्ट्रिप्स के। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि पैरेलल ग्रिड फोकस्ड एट इन्फिनिटी का अगर हम एक्सरे ट्यूब को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखें तो जो हमारी रेडिएशन बीम निकलेगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, लेड स्ट्रिप्स के, ग्रिड की जो लेड स्ट्रिप्स है उसके, और कोई भी प्राइमरी रेडिएशन जो होगी हमारी लॉस्ट नहीं होगी फाइनाइट एफएफडी पे। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर अ फोकस्ड ग्रिड फोकसिंग रेंज डिपेंड ऑन द ग्रिड रेशो। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो फोकस्ड ग्रिड होती है उसके अंदर फोकसिंग रेंज जो होती है हमारी ग्रिड रेशो पे डिपेंड करती है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इन द केस ऑफ अ क्रॉस्ड ग्रिड कंपोज्ड ऑफ 2 लीनियर ग्रिड्स द रिजल्टिंग ग्रिड रेशो इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल ग्रिड रेशोज। ये बोल रहा है कि जो हमारी क्रॉस्ड ग्रिड होती है, क्रॉस्ड ग्रिड इस तरीके से क्रॉस्ड ग्रिड होती है जिसके अंदर 2 पैरेलल ग्रिड्स को जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस करके एक सिंगल ग्रिड में कन्वर्ट किया जाता है, और इसका जो हमारा रिजल्टिंग ग्रिड रेशो होगा 2 पैरेलल ग्रिड रेशो उसको परपेंडिकुलर रखने के बाद, तो वो प्रोडक्ट नहीं होता इंडिविजुअल। अगर ये हमारी ग्रिड 1 है और ये हमारी ग्रिड 2 है तो जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो G1 + G2, मतलब ग्रिड 1 का रेशो और ग्रिड 2 का रेशो का सम होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। तो ये कैसे निकालते हैं, हम सम करके निकालते हैं रादर देन द मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी, इनकरेक्ट है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर ऑफ अ टिपिकल ग्रिड इज 2 to 4। जो कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर होता है टिपिकल ग्रिड का वो 2 to 4 होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, अच्छा कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको लिख के बताना है, किसमें, कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है आपको कि कॉन्ट्रास्ट इंप्रूवमेंट फैक्टर क्या होता है।
अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रिड्स आर जनरली नॉट यूज्ड इन पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी। ग्रिड्स का जनरली यूज़ नहीं किया जाता पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी में, ये भी करेक्ट है, क्योंकि अगर हम ग्रिड का यूज़ करेंगे पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी में, जो ग्रिड का अगर हम यूज़ करें तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी में हम इसलिए भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो पेडियाट्रिक्स होते हैं उनकी साइज़ जो होती है बॉडी की वो क्या होती है, स्मॉल होती है, और जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। क्यों? क्योंकि पेशेंट की जो साइज़ है वो स्मॉल है, ठीक है। तो इसलिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते, तो इसलिए पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी में यूज़ नहीं किया जाता। ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 रिगार्डिंग डुअल एनर्जी रेडियोग्राफी। डुअल एनर्जी रेडियोग्राफी से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट है जिन्हें हमें बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट एक्सप्लोइट्स स्पेक्ट्रल डिफरेंस इन एक्सरे एटीन्यूएशन बाय वेरियस टिश्यूज। डुअल एनर्जी रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हम 2 डिफरेंट एनर्जीज का यूज़ करते हैं, ठीक है, रेडियोग्राफ को लेने के लिए। और जो हमारी पहली स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि एक्सप्लोइट करता है ये स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस को इन एक्सरे एटीन्यूएशन बाय वेरियस टिश्यूज़। ये वाली स्टेटमेंट क्या है, हमारी करेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डिग्री टू विच द डिफरेंट टिश्यूज एटीन्यूएट हाई एंड लो एनर्जी फोटोन्स, उसके ऊपर यह हमारी बेस्ड होती है, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट है हमारी, इट मे बी यूज टू प्रोड्यूस सेलेक्टिव टिश्यू इमेजेस। ये वाली भी हमारी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम 2 एनर्जीज़ का यूज़ करें, एक लो एनर्जी का हम यूज़ करते हैं और एक हाई एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे जो जैसे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके अंदर तो हमारी क्या होगा, लो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और हाई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, हमारी जैसे कि बोन वगैरह इनके अंदर, हाई डेंसिटी मटेरियल के अंदर। तो इस तरीके से हम 2 इमेजेस को लेके उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके सेलेक्टिव टिश्यू इमेजेस जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट ऑलवेज रिक्वायर्स 2 सेपरेट एक्सपोजर्स। ये बोल रहा है कि इसके अंदर 2 सेपरेट एक्सपोजर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ऐसा नहीं होता। 2 सेपरेट एक्सपोजर्स का हमें रिक्वायर्ड होता है किसके अंदर, जब हम डुअल एक्सपोजर सिस्टम का जब हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें 2 सेपरेट एक्सपोजर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इन डुअल एक्सपोजर सिस्टम्स फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी ट्यूब पोटेंशियल ऑफ 60 एंड 120 kVp आर यूजुअली यूज्ड। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है कि डुअल एक्सपोजर सिस्टम अगर हम चेस्ट रेडियोग्राफी का परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 60 और 120 kVp का यूजुअली यूज़ करते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, डुअल एक्सपोजर सिस्टम्स आर प्रोन टू मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट। ये बोल रहा है कि अगर डुअल एक्सपोजर सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर हमें यूजुअली मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम 2 एक्सपोजर्स यूज़ करें, एक लो एक्सपोजर और एक हाई एक्सपोजर, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, स्लाइट टाइम डिफरेंस होता है, स्लाइट टाइम डिले होता है, ठीक है। दोनों लो और हाई एक्सपोजर के अंदर यूजुअली 200 मिली सेकेंड का टाइम डिले होता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मिस रजिस्ट्रेशन आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कंसर्निंग डुअल एनर्जी रेडियोग्राफी। ये भी क्या है, हमारी डुअल एनर्जी रेडियोग्राफी से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, डुअल एक्सपोजर सिस्टम्स प्रोड्यूस सेलेक्टिव टिश्यू इमेजेस विद अ बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो देन सिंगल एक्सपोजर सिस्टम। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो डुअल एक्सपोजर सिस्टम होते हैं वो सेलेक्टिव टिश्यू इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं विद बेटर सिग्नल टू नॉइज रेशियो देन सिंगल एक्सपोजर सिस्टम। तो ये करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिक्वायर्स स्लाइटली लोअर रेडिएशन डोजेज देन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। इसके अंदर हमें स्लाइटली लोअर रेडिएशन डोज रिक्वायर होती है देन कन्वेंशनल रेडियोग्राफी। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर हाई रेडिएशन डोज लगती है, क्योंकि एक हाई और एक लो एनर्जी का हम यूज़ करें तो रेडिएशन डोज लोअर नहीं होगी, इसके अंदर रेडिएशन डोज जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें हाइयर। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चेस्ट इमेजिंग। क्या हम इसका यूजुअली चेस्ट इमेजिंग में यूज़ करते हैं? तो हाँ, डुअल एनर्जी का चेस्ट इमेजिंग में यूज़ किया जाता है, और यूजुअली 120 kVp और 60 kVp का हम यूज़ करते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी में। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इट हेल्प्स डिटेक्ट कैल्शियम विद इन द सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। तो ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि सॉफ्ट टिश्यू में हम जो है कैल्शियम को डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डुअल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं तो लो एनर्जी जो होगी वो सॉफ्ट टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा और कैल्शियम जो होगी वो हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर सब्ट्रैक्शन करके जो है हम कैल्शियम को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, 3 इमेजेस आर टिपिकली प्रोड्यूस्ड फॉर इमेजिंग।
तो ये बोल रहा है कि 3 इमेजेस को हम टिपिकली यूज़ करते हैं इमेजिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, रिपोर्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। और ये जो 3 इमेजेस होती है अनसब्ट्रैक्टेड इमेज होती है, सॉफ्ट टिश्यू की होती है, ठीक है। जो ये हम 3 इमेजेस लेते हैं उनमें से 3 इमेजेस कौन कौन सी होती है, एक तो होती है हमारी अनसब्ट्रैक्टेड इमेज, एक होती है हमारी सॉफ्ट टिश्यू इमेज, और एक होती है हमारी कौन सी इमेज, बोन इमेज। कौन सी होती है, बोन इमेज। तो ये 3 इमेजेस हम यूजुअली लेते हैं, अनसब्ट्रैक्टेड इमेज, सॉफ्ट टिश्यू इमेज और बोन इमेज, ठीक है। तो 3 इमेजेस टिपिकली प्रोड्यूस की जाती है रिपोर्टिंग के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, रिगार्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस इन रेडियोग्राफी। क्वालिटी अश्योरेंस से रिलेटेड 5 स्टेटमेंट है, बताने हैं कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। द ट्यूब केवी इज टेस्टेड यूजिंग अ डोजीमीटर। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमारा ट्यूब केवी होता है उसको हम टेस्ट करते हैं किससे, डिजिटल, हमारे पास होता है डिजिटल केवी मीटर। डिजिटल केवी मीटर का यूज़ करके ट्यूब केवी जो होता है उसको टेस्ट किया जाता है। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ट्यूब आउटपुट इज असेस्ड विद एन आयनाइजेशन चैम्बर और अ सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो ट्यूब आउटपुट होता है उसको हम आयनाइजेशन चैम्बर और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर से असेस करते हैं। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर अ गिवन एमएएस द आउटपुट ऑफ द ट्यूब शुड बी कांस्टेंट ओवर द एंटायर वोल्टेज रेंज। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। गिवन एमएएस के लिए जो आउटपुट होता है ट्यूब का वो कांस्टेंट नहीं होता और एंटायर वोल्टेज रेंज में, क्योंकि यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम 60 से 120 kVp, ठीक है, 60 से 120 kVp का हम यूजुअली यूज़ करते हैं। और अगर हम 60 से 120 kVp का यूज़ कर रहे हैं और जो आउटपुट होता है हाई kVp में, वो अगर हम हाई kVp यूज़ करें तो आउटपुट जो होगा वो kVp के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम लो kVp का यूज़ करें तो वहाँ पे kVp की क्यूब के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, kVp के क्यूब के ऊपर डिपेंड करेगा लोअर केवी में और आउट, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा गिवन एमएएस के लिए आउटपुट जो होता है ट्यूब का वो कांस्टेंट नहीं होता एंटायर रेंज ऑफ वोल्टेज के लिए। अगली स्टेटमेंट देखते हैं, ट्यूब फिल्ट्रेशन इज असेस्ड बाय मेजरिंग द हाफ वैल्यू लेयर। तो ये वाली करेक्ट है, ट्यूब फिल्ट्रेशन को हम हाफ वैल्यू लेयर से असेस करते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है हमारी, लाइट बीम डायाफ्राम अलाइंड शुड बी चेक्ड ईयरली। तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो लाइट बीम डायाफ्राम होता है उसको हम ईयरली चेक नहीं करते, उसको हम करते हैं एवरी 1 to 2 months, हर 1 से 2 महीने में हम जो है इसको चेक करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी, मतलब कि जो हमारी फिल्म वाला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और इनके जो इमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।